मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से बौखलाए आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह आप के सभी नेता झल्लाए हुए हैं। हालांकि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल एंड कंपनी की मुसीबत कम नहीं हो रही है। एक के बाद एक केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ खुलासे हो रहे हैं, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका है। एक बार फिर केजरीवाल एंड कंपनी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार अरविंद केजरीवाल पर 1000 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप लगा है। विपक्ष की बीजेपी को बदनाम करने की लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी रुक नहीं रही है और लगातार जीत का परचम लहरा रही है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में शानदार चुनावी सफलता अर्जित करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां मौजूद उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने तीनों राज्यों में पार्टी की जीत की वजह बताई तो विपक्ष पर जमकर हमलावर दिखे। कांग्रेस का नाम लेकर प्रहार किया तो लगे हाथ इशारों में आम आदमी पार्टी पर भी तंज कस गए। माना जा रहा है कि बेईमानी भी कट्टरता से वाली बात उन्होंने शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के संदर्भ में कही है। इसके अलावा मर गया मोदी नारे का भी जवाब दिया, जिसे सिसोदिया के समर्थन में आप कार्यकर्ता ने लगाया था। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हैं, वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन देश कह रहा है मत जा मोदी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार आपको कट्टर ईमानदार पार्टी बताते रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन और शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को भी उन्होंने कट्टर ईमानदार बताते हुए बचाव किया था। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने इसी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कट्टर की पहचान बनाने में जुटे हैं और बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। वहीं केजरीवाल एंड कंपनी की कट्टर ईमानदारी की हवा निकालते हुए महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और बड़ा खुलासा किया है। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने केजरीवाल को कहा है कि आप मुझे ठग कहते हो, लेकिन आप सबसे बड़े घोटालेबाज हो। सुकेश ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल पर 1000 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप लगाया है। सुकेश ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी घोटाला किया है। उसने कहा कि 25 मार्च 2017 को केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मेरे जन्मदिन पर गाना भी गाया था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन पैसों की लालच में अपना वादा तोड़ दिया। सुकेश ने यह भी दावा किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार में सरकार की तारीफ का जो आर्टिकल छपा था, वो भी उसके जरिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने छपवाया था। तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी की जितनी फजीहत हो रही है, इतनी आज तक के इतिहास में किसी राजनीतिक दल की नहीं हुई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल का वही सिद्धांत है कि झूठ जोर जोर से इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। कभी राहुल गांधी के दोस्त रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राहुल गांधी की हालत देखकर अपने आप को कटाक्ष करने से नहीं रोक पाए। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को लेकर तगड़ा प्रहार किया है। दरअसल पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के परिणाम घोषित हो गए हैं और कांग्रेस ने इस चुनाव में भी अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रखा है। अरे चौंकिए मत, जीतने का नहीं हारने का प्रदर्शन। इस हार के बाद सबसे हास्यास्पद ये रहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इन राज्यों के चुनाव को छोटा राज्य का चुनाव कहकर ये साफ बता दिया कि कांग्रेस इन राज्यों को लेकर कितनी अधिक उत्साहित थी। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पार्टी की डूबती नैया को पार लगाने के लिए भ्रामक यात्रा भी निकाली, लेकिन इसका भी कोई फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ। राहुल गांधी ने पानी पी कर पीएम नरेंद्र मोदी को गाली भी दी, लेकिन जीत फिर भी कोसों दूर ही खड़ी रही कांग्रेस से। अब जब कांग्रेस पूर्वोत्तर के 3 बहनों को गवा चुकी है, तब कांग्रेस के पुराने नेता और राहुल गांधी के पुराने मित्र रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अब कांग्रेस पर तंज कसा है। आखिर क्या कहा है केंद्रीय मंत्री ने, बताते हैं आपको। दरअसल त्रिपुरा समेत 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वही इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद राहुल गांधी का कोई लुक बाकी रह गया है क्या।
सिंधिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को धीरे धीरे पूरे देश ने नकार दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के विदेश में जाते ही बदले लुक पर निशाना साधते हुए कहा कि लुक और परिचय की बात मैं नहीं कहूंगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उससे साफ हो गया है कि राहुल और उनकी भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत में पूर्वोत्तर ने ही उनकी हालत खराब कर दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कितनी बुरी होने वाली है, इसके रुझान मिलने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि एमपी में साल के आखिर में चुनाव होना है, ऐसा न हो कि तब तक कांग्रेस पार्टी ही न बचे। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस धीरे धीरे देश से गायब होती जा रही है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों राज्यों की 180 सीटों में से कांग्रेस के हाथ सिर्फ 8 सीटें ही लगी है। नागालैंड में तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इसके साथ ही 4 राज्यों में कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं है। वहीं देश भर में फिलहाल 4033 विधायक है, जिनमें से कांग्रेस के पास महज 658 ही है। वहीं जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये छोटे राज्य के चुनाव हैं, इसके हार और जीत से हमें बहुत अधिक नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक उसके उलट भाजपा हर चुनाव को बराबर का महत्व देती है। यही कारण है कि देश कांग्रेस मुक्त और भाजपा युक्त होता जा रहा है। भारत एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है कि जब आपके घर खुद के कांच के बने हो तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते, क्योंकि जब आप दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से अपना घर तो संभल नहीं रहा, लेकिन वो दूसरों के घर पर जरूर उंगली उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 2 नेता करप्शन के मामले में हिरासत में जा चुके हैं। एक 9 महीने से भीतर है और एक अभी ताजा पहुंचे हैं बड़े घर में, लेकिन अपने कपड़े में तमाम छेद होने के बावजूद भी दूसरों के कपड़े सिलने का सलाह सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। इन सब में आम आदमी पार्टी सबसे अव्वल है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के अडानी मामले पर जांच आयोग के गठन के आदेश की पूंछ पकड़कर चिल्ला रहे हैं कि सत्य की जीत हुई। न्यायपालिका अभी जिंदा है, लेकिन संजय सिंह का दोहरा चरित्र देखिए। जब भाजपा पर न्यायपालिका सख्त होती है, न्यायपालिका जिंदा है, लेकिन जब उनकी पार्टी पर अदालत सख्त होती है तो वो बिल बिला उठते हैं। देखिए, न्यायपालिका पर भी पहरा है। आम आदमी पार्टी के लोग सोचिए कि कैसे दोहरा चरित्र का इस्तेमाल करते हैं। खैर छोड़िए, इन सब पर बात नहीं करनी है। आखिर क्या कहा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने, वो हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने अडानी और हिंडनबर्ग विवाद की जांच के लिए एक 6 जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में पूर्व न्यायाधीश भी शामिल है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के निवेशकों को भारी नुकसान हुआ था। शेयर की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अडानी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मोदी सरकार पर जोरदार तमाचा है। उन्होंने अडानी मामले को दुनिया के सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए ट्वीट कर कहा कि आज साबित हो गया है कि मोदी सरकार महाभ्रष्टाचार सरकार है। मोदी जी ने अडानी को बचाने की पूरी कोशिश की, संपूर्ण विपक्ष ने जेपीसी की मांग की, सरकार नहीं मानी। अब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इससे साफ है कि मोदी का हाथ भ्रष्ट अडानी के साथ, लेकिन संजय सिंह को यही तेवर तब भी दिखानी चाहिए जब आरोपों के घेरे में उनके बड़े बड़े मंत्री होते हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन वहां संजय सिंह के लिए मोदी तानाशाह हो जाएंगे। मतलब हर बात पर मोदी मोदी चिल्लाने वाले विपक्षी नेताओं की अब पोल खुल गई है। इसी तरह संजय सिंह बयानवीर बने रहे तो जनता उनका दोहरा चरित्र देख उन्हें बहरूपिया भी कहने लगेगी। वही संजय सिंह पर भी जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शराब घोटाले में 100 करोड़ रिश्वत लेने के मामले में संजय सिंह भी ईडी की रडार पर है। बिहार में सियासी घमासान जारी है। महागठबंधन में आपसी तकरार से लेकर सीएम नीतीश कुमार के बदलते सुर तक सारी घटनाओं पर जनता की नजर है। जहां एक तरफ तेजस्वी को सीएम बनाने की आवाज आरजेडी की ओर से उठाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार के बदलते तेवर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तो क्या पलटू राम फिर पलटने वाले हैं? लेकिन सवाल वही है कि अब कहां पलटेंगे। दरअसल सीएम नीतीश के बदलते तेवर की वजह से राजनीतिक पंडित बिहार में फिर से कुछ नया होने का अनुमान लगा रहे हैं।
क्योंकि आरजेडी के नेताओं की बयानबाजी से परेशान नीतीश कुमार ने लालू और तेजस्वी को इशारों ही इशारों में बता दिया है कि वो अब भी बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। इसलिए आरजेडी ज्यादा हल्ला ना मचाए, नहीं तो फिर पलटी वाला खेल हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बदलता हुआ रुख इस बार विधानसभा में भी दिखा है। गलवान घाटी में शहीद के पिता के साथ हाजीपुर पुलिस की बदसलूकी पर नीतीश कुमार भड़क उठे थे। इसके साथ ही उन्होंने सदन में इसका भी जिक्र किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद के पिता को गिरफ्तार करने पर नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे से अपने बड़बोले एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर पर भी भड़ास निकाली है। हालांकि चंद्रशेखर को लेकर उनके मन में तो उसी समय और उसी दिन गुस्सा भरा हुआ था जब नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। दरअसल नीतीश कुमार आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के समर्थन में सीएम जरूर बने हैं, लेकिन आरजेडी के नेताओं लगातार उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। कभी विधायक विजय मंडल होली बाद तख्ता पलटने की बात कह रहे हैं, कभी लोहिया के हवाले से सत्ता बदलते रहने की बात कह रहे हैं। वहीं सुधाकर सिंह ने तो उनके खिलाफ बोलते रहने का बेड़ा ही उठा लिया है। वहीं पूर्णिया में आयोजित महागठबंधन की रैली में हुए घटना से भी नीतीश को तकलीफ होगी। रैली से शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए हंगामा मचाया, लेकिन वो शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे भी लगा रहे थे। मतलब उन्हें नीतीश कुमार से परेशानी थी, लेकिन तेजस्वी के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार नादान नहीं है जो इस घटना को न समझ पाए हों। ऐसे में चंद्रशेखर के बहाने काफी दिनों से उनके मन में पल रहे गुस्से का गुब्बारा जो पल रहा होगा वो सदन में ही बाहर आ गया। ऐसे में ये भी हो सकता है कि आरजेडी नेता जिस तरह से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, उन्हें शांत कराने के लिए नीतीश ने आरजेडी नेतृत्व को कड़ा संदेश दिया हो। इस वक्त लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। ऐसे में लालू परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कसते देख नीतीश मौके पर चौका मारना सही समझ रहे हैं। एक तरफ तो नीतीश कुमार ने आरजेडी पर अपनी भड़ास निकाली, तो वहीं दूसरी तरफ गलवान के शहीद के पिता के मामले में राजनाथ सिंह ने बातचीत हो या बिहार में नए राज्यपाल की नियुक्ति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आए फोन की बात हो, नीतीश ने इसे सार्वजनिक कर संभवतः आरजेडी को संदेश दिया हो कि बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। अब बीजेपी के प्रति नीतीश कुमार का रुख एक बार फिर से नरम दिख रहा है। हाल ही में छपरा में बड़ी संख्या में लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई थी। इसको लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार से मुआवजे की मांग की थी। हालांकि नीतीश कुमार ने तब साफ कर दिया था कि वे मुआवजा नहीं देंगे। उन्होंने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। उस वक्त नीतीश बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्से में दिख रहे थे, लेकिन अब नीतीश के सुर अचानक बदल गए हैं। बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में एक बार फिर से इस पर बहस हुई, लेकिन इस बार नीतीश कुमार अपने पहले के बयान के उलट यू टर्न लेते हुए दिखाई दिए। बीजेपी की मांग पर नीतीश ने सदन में कहा कि जो लोग मर जाते हैं उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। मतलब बीजेपी को लेकर नीतीश कुमार के तेवर तो बदले हैं, लेकिन क्या बीजेपी नीतीश के साथ जाएगी? क्योंकि बीजेपी ने अभी तक तो यही कहा है कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। कुछ इसी अंदाज में नीतीश ने भी महागठबंधन में आने पर बीजेपी के बारे में कहा था, लेकिन यह सर्वविदित है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। बीजेपी इस तरह छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार जैसा ताकतवर और आजमाया हुआ साथी मिल जाए तो भगवा दल को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महागठबंधन के साथ नीतीश के अभी 5 महीने ही पूरे हुए हैं। इन 5 महीनों में उन्हें आरजेडी नेता बार बार एहसास कराते रहे हैं कि वे उन्हें पसंद नहीं हैं। ऐसे में बिहार में फिर कोई खेला हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों इस्राइल मंसूरी और चंद्रशेखर की क्लास लगाई है। तो वहीं अमित शाह और राजनाथ सिंह से फोन पर हुई बातचीत को नीतीश कुमार ने सार्वजनिक कर बहुत कुछ बयां कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से निकलकर आई आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार को लेकर ही संकट में घिर गई है और पार्टी के मंत्री और विधायक जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली समेत एक पूर्ण राज्य में सरकार है जिसका नाम है पंजाब। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का पिटारा खोल रखा है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बार गुजरात में चिमन भाई पटेल भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए थे,
वैसे ही कहीं वर्तमान में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय न बन जाए, जो ईमानदारी की कस्में खाकर देश की राजनीति में आई थी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले के मामले में संदिग्ध होने के कारण हिरासत में हैं, जिसका असर अब पंजाब में भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की ही तर्ज पर पंजाब की भी शराब नीति बनाई गई थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में घोटाला सामने आया, वैसे ही पंजाब सरकार भी हरकत में आ गई। कहीं हम भी जेल के सलाखों के पीछे ना पहुंच जाएं, इसलिए भगवंत मान ने अपनी शराब नीति में कई बदलाव कर दिए, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। आखिर क्या है, आपको पूरी खबर बताते हैं। पंजाब सरकार ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के तुरंत बाद शराब नीति के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण का ऑनलाइन फॉर्म अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। इस लाइसेंस नवीनीकरण के फॉर्म में शर्तों का उल्लंघन भी नहीं किया गया था, जिसके बाद बीजेपी को अब मान सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी द्वारा अब नए सिरे से पूरी नीति की जांच करवाने की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता मनिजिंदर सिंह सिरसा द्वारा मामले को लेकर पहले भी ईडी की शिकायत भेजी गई थी। पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब ने भी उन्हीं 2 कंपनियों को सुपर L1 लाइसेंस दिए जो दिल्ली में शराब का कारोबार कर रही थी। मांग की गई है कि लाइसेंस उन्हीं कंपनियों को दिए जाएं जिसके हिसाब से नियम बनाए गए हैं। शिकायत के अनुसार जिन 2 अधिकारियों ने फाइल पर आपत्ति लगाई थी, उनका तबादला कर दिया गया था और उनकी जगह नए अधिकारियों से मंजूरी करवाया गया था। मतलब अब पंजाब में भी बीजेपी ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह पंजाब की मान सरकार के खिलाफ भी शराब घोटाले की शिकायत ईडी तक पहुंच गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि पंजाब को लेकर ईडी की जांच में क्या सामने आता है। ऐसे में भ्रष्टाचार के मामले में चौतरफा घिरे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को समझाना होगा कि राजनीति का मतलब खाना ही नहीं होता, उनका काम सेवा करना भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।